यहाँ का है कि एक शव यात्रा जा रही थी, तो एक व्यक्ति को ज़रा जल्दी थी आगे निकलने की, तो उसने कहा, रास्ता दीजिए। तो शव यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि क्या इससे भी जल्दी आपको जाने की है? तो यहाँ हर चीज़ में व्यंग भी है, अ, आनंद भी है और तेवर भी है। और बनारस की अगर हम दूसरे रूप में चर्चा करें, तो बनारस अपने आप में साहित्य के लिए भी जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद हों, भारतेंदु जी हों, अ, और जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने काशी को समृद्ध किया है, काशी की मनन और चिंतन को समृद्ध किया है। और बहुत पहले आपको बताएं कि काशी की पत्रकारिता जो है, वो जो पत्रकार होते थे वो साहित्यकार भी होते थे। ये बाद में हो गया है कि पत्रकारिता और साहित्यकार में अंतर हो गया है, लेकिन पहले के जितने भी साहित्यकार थे वो सब पत्रकार थे। और काशी की हिंदी पत्रकारिता को जो तेवर दिया है, भले वो अखबार शुरू हुआ हो उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से, लेकिन काशी में हिंदी पत्रिका को धार मिली और उसको देने वाले तीन थे, जो तीनों हिंदी भाषी थे। विष्णु पराड़कर जी, खाडिलकर जी और गर्दे जी। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाराष्ट्रीयन होते हुए भी हिंदी पत्रकारिता को जीवंत किया। और पत्रकारिता के आज इस दौर में हम देख सकते हैं कि अ, बहुत सी साधन हो गए हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारिता का जो पहले हमारे दौर में जब मैंने शुरू की थी पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के साथ साथ विचार होता था, वो विचार कहीं कम हो रहा है और खाली खबरें हो रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अ, संगीत के साथ साथ, साहित्य के साथ साथ अ, विचारों को लेके चलें, क्योंकि आज विचारों का अभाव हो रहा है। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर मैं कहूं, तो वो अपने आप में, मैंने थोड़ा उसको पॉइंट आउट किया है कि साहित्य का, अगर हम उसको अर्थ, साहित्य को अगर हम माने तो साहित्य समाज का दर्पण कहते हैं, लेकिन साहित्य समाज की आलोचना भी है। और साहित्य में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि का जो संचित कोश है, हम उसी को साहित्य कहते हैं। और एक किस्सा आपको बता रहा हूँ कि रामचंद्र वर्मा जो साहित्यकार थे, वो एक बार जयशंकर प्रसाद जी के दुकान पर पहुंचे। सुंगनी साहू की दुकान थी उनकी, और वहीं पर किसी की पतंग कट के गिरी थी। तो रामचंद्र वर्मा जी ने कहा कि अरे भाई, ये पतंग है, उठा लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा कि हम उड़ाई पतंग नहीं उड़ाते हैं। और प्रेमचंद जी की आवाज पर एक बार साहित्यकारों की बैठक हो रही थी, तो वहां पर भी आ, आ, कई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मंथन चिंतन किया जाता था। और प्रसाद जी के नाटक के बारे में एक बार कानपुर के एक अखबार में छपा था कि प्रसाद जी के नाटक वो रंगमंच पर खेलने लायक नहीं होते हैं, उनको प्ले नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के काशी के उस समय के जो साहित्यकार थे, उनमें बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने प्रण किया कि हम लोग इनके नाटक को करेंगे। और उस नाटक में चंद्रगुप्त उनका नाटक खेला गया था, जिसमें लक्ष्मीकांत झा ने भी अभिनय किया था, जो बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर हो गए थे। और पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने उनके गुंडा नाटक को लिखा था, जबकि आप जानते हैं कि पंडित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कम से कम 200 पुस्तकें लिखी। तो बनारस में साहित्य को एक उद्देश्य के रूप में लेकर लोग चलते हैं और साहित्यिक उत्थान में इसका योगदान है। और तुलसी ने विरोधी मतों में समन्वय स्थापित किया काशी में। तो वहीं पर द्विवेदी काल में, पुनर्जागरण काल में जंग आजादी के लिए कलम चलाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग से एक सूत्र में जोड़ा और परहित के लिए अवतरित होने की प्रक्रिया को ही अवतार कहते हैं, क्योंकि ये सब अवतारी पुरुष हुए हैं पहले, जिन्होंने काशी को एक मजबूत
आधार दिया है। आज की नई पीढ़ी के लिए समस्या ये है कि इनमें से कितने लोगों को हमारी नई पीढ़ी जानती होगी, शायद मैं नहीं कह सकता। और ये आपका प्रयास है कि आपने एक ये श्रृंखला चलाई है, जिसमें ये हम आत्मचिंतन करें, आत्म-मनन करें कि हम अ, किस तरह से अपने अतीत को जोड़ कर के चलें, उसकी बुनियाद को लेकर के हम वर्तमान में जिएँ और भविष्य के लिए हम एक अपना ताना-बाना तैयार करें। और बहुत से किस्से हैं बनारस में, अगर उसमें मैं नाट्य संस्थाएँ नाटक भी काशी का रहा है। काशी में बहुत पहले 4 लोग एक साथ यहाँ पर थे, जिसमें से अ, आगा अशर कश्मीरी, पंडित सीताराम चतुर्वेदी, पृथ्वीराज कपूर और संयोग से मेरे उसमें दादाजी भी थे, डॉक्टर याज्ञवल्क्य भारद्वाज। ये 4 लोग एक साथ रहते थे और चारों की 4 विधाएँ थीं। एक साहित्य से थे, एक रंगमंच से थे, एक फ़िल्म से थे, एक वैज्ञानिक थे। लेकिन चारों एक साथ बैठ कर के चिंतन-मनन करते थे। बाद में पंडित सीताराम चतुर्वेदी टीडी कॉलेज जौनपुर में चले गए और पृथ्वीराज कपूर पृथ्वी थिएटर खोल करके वहाँ मुंबई चले गए और आकाश कश्मीरी कलकत्ता चले गए और मेरे ग्रैंडफ़ादर यहीं रह गए। तो पहले रंगमंच भी बहुत यहाँ पे उर्वर होता था। उस समय बहुत सी संस्थाएँ थीं, जैसे बीएचयू में नाट्य समिति थी, भारतेंदु नाटक मंडली थी, नागरी नाटक मंडली थी, लेकिन आज गोकुल आर्ट्स था। लेकिन आज स्थिति ये है कि नाटक के लिए दर्शक उपलब्ध नहीं होते हैं और आपको याद होगा डॉक्टर भानुशंकर मेहता जो फिजिशियन थे, लेकिन वो रंगमंच से भी जुड़े थे, उद्घोषक भी थे, अभिनेता भी थे। तो उस वक़्त के दौर में बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हुआ करते थे और डाउन टू अर्थ होते थे। मतलब ज्ञान भी था, लेकिन कहीं अहंकार भी नहीं था। और आज नई पीढ़ी को समस्या ये है कि उसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत है कि उनके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। अ मैं बनारस घराने की विशेषता बताऊँ कि यहाँ चारों अंग के सिद्धहस्त कलाकार हैं और चारों अंग जिसमें ध्रुपद, ख़याल, टप्पा और ठुमरी ये आ जाते हैं। और यहाँ की विशेषता ये है बनारस घराने की कि आलापचारी में भाव प्रधान है और तीसरा ये है कि स्वर और लय पर समान अधिकार है गायक का या वादक का और तानों में स्पष्ट उच्चारण है। और अगर हम पीछे लौटें फिर से, तो अनोखे लाल यहाँ पे एक तबला वादक होते थे। कहा जाता है कि वो रात में पत्थर रख कर के रियाज़ करते थे ताकि मोहल्ले में किसी को तकलीफ ना हो और वो नादे-धिन्ना के एक्सपर्ट थे, इतने एक्सपर्ट थे कि अगर वो बजाएँ तो लगता था कि मुँह से बोला जा रहा है। एक किस्सा मुझको गोदई महाराज ने बताया था जो पद्म भूषण तबला सम्राट थे कि एक बार एक फ़िल्म का शूटिंग हो रही थी और शूटिंग होने के बाद ये होता है कि बड़ी शूटिंग अच्छी हो गई, तो सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो एक ने कहा शायद डायरेक्टर ने कहा कि नाचे मन मोरा, तो दूसरे ने कहा मगन तिकदा धिकी धिकी। तो इतना सुनते ही ये तो दोनों शब्द अनायास निकले थे। लेकिन इन शब्दों को प्रोड्यूसर ने सुन लिया तो उन्होंने कहा, "ज़रा फिर से बरी बोलिए आपने क्या बोला?" तो उन्होंने कहा, "मैंने तो बोला ना नाचे मन मोरा।" तो उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा? तो मगन तिकदा धिकी धिकी। उनका साहब ये तो एक मुखड़ा बन गया। मज़ाक-मज़ाक में एक मुखड़ा बन गया। अब उस मुखड़े को ये हुआ कि साहब शैलेंद्र जी से कहा गया कि आप इस पर एक गीत लिख दीजिए। तो शैलेंद्र जी ने उस पे एक गीत लिख दिया। अब गीत की कंपोज़िशन शुरू हुई। तो उस समय के लोग कितने क्रिएटिव होते थे, ये इससे पता लगता है कि उन्होंने कहा कि अ, इसको रफ़ी साहब गाएँगे। जब रफ़ी साहब गा रहे थे, तो फिर डायरेक्टर ने कहा कि देखिए आप रफ़ी साहब, नाचे मन मोरा मगन पे रुक जाइए। तिक दा धिकी धिकी तबले पे निकलने दीजिए बोल हूबहू, तो इस गाने की खूबसूरती आएगी। अब उस गाने के लिए जितने तबले वाले थे, सब बुलाए गए लेकिन कोई एग्ज़ैक्ट तिक दा धिन धिकी नहीं निकाल पा रहा था। तो अंत में बड़ा मनन-चिंतन हुआ और ये हुआ कि साहब कैसे ये होगा? होना तो यही चाहिए, वरना इसके बिना तो कुछ नहीं आएगा। तो ये हुआ कि बनारस में गोदई महाराज हैं, उनको बुलाया जाता है। वो आएँगे तो रियाज़ी आदमी हैं। तो गोदई महाराज को कहा गया कि आप प्लेन से आइए, तो बोले कि ना, हम तो ट्रेन से आएँगे। ट्रेन से गए, वहाँ बैठे
और एक सिटिंग में तिक इधर धिकी धिकी निकाल के खड़े हो गए। तो आप जब उस गाने को देखेंगे तो उसकी यही खूबसूरती है कि नाचे मन मोरा मगन और तिक इधर धिकी धिकी पूरा तबले पे निकलता है। तो बनारस की कलाकार इतने रियाजी थे कि वो एक योगदान उनका भुलाए नहीं भूलता। और बनारस के योगदान में, इसके बनाने में दक्षिण भारतीय समाज, यहाँ के महाराष्ट्रीयन समाज, बंग समाज, गुजराती समाज, मैथिल समाज, खत्री समाज, सिख समाज, अग्रवाल, मारवाड़ी, नेपाली, सभी तरह के लोगों ने यहाँ आकर के अपना योगदान दिया, इस शहर को एक रवानी दी। और कृष्ण प्रताप भट्टाराई जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, और बीपी कोइराला, वो तो बनारस में ही रहते थे। तो बनारस का कैनवास बहुत बड़ा है। बनारस का जो रस है वो बताए बनता नहीं, लेकिन वो रस रस है। और ऐसे रस वाले शहर को अगर हम ये सोचें कि ये जीवंत रहे, तो ये जीवंत यहाँ की के लोगों से ही होता है और हमारे इतिहास को सुरक्षित रखने से होता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमको प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रेरणा से ही हम जो है किसी भी चीज को आगे ले जा सकते हैं। और काशी में हम रह रहे हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अगर बनारस से जुड़े, काशी में शासरार्थ होता था पहले, और ये माना जाता था कि यहाँ पे जो शासरार्थ जीत जाता था वही विद्वान कहलाता था। तो यहाँ की मान्यता यही है कि यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल एक बार दुर्गा कुंड की ओर जा रहे थे, तो किसी रईस के यहाँ गाना चल रहा था। तो गाने में थोड़ा विरह था, तो उन्होंने कहा कि जिसका विरह इतना मीठा है तो मिलन कितना मीठा होगा। तो ये सब उनके विचार हैं। एक बार गप गोष्ठी यहाँ होती थी, जिसमें अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, भैया जी बनारसी, ये सब लोग होते थे। तो एक बार बेटा बनारसी जी ने कहा, जो हास्य के अवतार थे, कि एक बार उन्होंने कहा कि मैं कानपुर गया और वहां पे एक फैक्ट्री जूता बनाने वाली में मैं गया, वहां पर उसके मैनेजर ने मुझको फैक्ट्री दिखाई। तो फैक्ट्री में क्या था कि एक तरफ से भेड़ बकरियों का झुंड मशीन में डाला जा रहा था और दूसरी तरफ से जूते बन के निकल रहे थे। तो गलती से स्टार्टर का बटन दब गया और गलत दब गया और उल्टा हो गया, उधर से जूते सब इधर आने लग गए और भेड़ बकरियां बनने लग गई। इस तरह की गप जो है साहित्यकारों में यहाँ होती थी। हेलो, गलती से स्टार्टर का बटन दब गया और गलत दब गया और उल्टा हो गया, उधर से जूते सब इधर आने लग गए और भेड़ बकरियां बनने लग गई। हाँ, जो है कारों में यहाँ होती। हेलो, गलती से स्टार्टर का बटन दब गया और गलत दब गया और उल्टा हो गया। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये मतलब ये कि हाजिर जवाबी इन लोगों की इतनी होती थी कि उसी उसी चीजों में से ये लोग चीजें निकाल लेते थे, जिसमें से कि उसका अर्थ और गंभीर हो जाता था। और बहुत सी बातें ऐसी हैं कि पत्रकारिता को लीजिए, संगीत को लीजिए, साहित्य को लीजिए, रंगमंच को लीजिए, कोई विधा ऐसी नहीं है यहाँ पर जिसके पारंगत लोग न हों। और अगर आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह से वो दिखाई पड़ेंगे। और कहा भी गया है कि यहाँ एक से एक विद्वान व्यक्ति इतने साधारण रूप में मिलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी विद्वता के ऊपर। तो अभी समय है कि अभी सर, इसको वाइंड अप से पहले मैं आपसे मतलब कुछ हमारे सवाल आ रहे हैं जो हमारे श्रोतागण हैं, जी जी और उससे पहले मैं एक और चीज आपसे इसी में आप ऐड कर दीजिएगा कि जी। आपने काशी के इतिहास के बारे में बताया, लेकिन जो हम्म आधुनिक और वर्तमान काशी है, हम्म एक हमारे सुधांशु जी, प्रभांशु जी हैं, उनका भी सवाल है हम्म रोहित जी, कि मोदी हम्म के आने के बाद प्रधानमंत्री, चूंकि उस देश के प्रधानमंत्री हैं हम्म और उन्होंने इस देश को के बारे में, गंगा के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं,
हुँ, हुँ। तो आपके हिसाब से इस मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनने के बाद इस काशी में कितना बदलाव आ रहा है? और हुँ, आप इस नई काशी से कितने कन्विंस है और आपको क्या लगता है कि ये नई काशी जिसमें विकास की नई जो दिशा दी जा रही है वो कितनी हुँ, हुँ। परंपराओं को अपने आप अंदर समेट कर रख पाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है काशी नई काशी बनने में वो पुरानी काशी की बहुत सारी चीज़ें हाँ, बहुत सही सही सवाल पूछा आपने। देखिए, इसका एक सवाल तो बहुत तात्कालिक है कि काशी में बहुत पॉल्यूशन था और लोग बीमार भी होते थे। पत्तियाँ जो थी वो सूख रही थी पेड़ों की, गंगा एकदम साफ नहीं थी। लेकिन जब से ये कोरोना का आगमन हुआ है और पूरी पत्तियाँ हरी हो गई हैं, पूरी गंगा साफ हो गई है, आसमान पूरा नीला हो गया है, तो ये तो एक प्रकृति ने अपना ही अस्त्र चला दिया कि अगर ये पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कोई नहीं साफ कर सकता, तो मैं ही इसको साफ कर देती हूँ। पहला तो तात्कालिक जो है प्रभाव वो ये है। दूसरा ये है कि देखिए क्योटो बनाने की बात थी, काशी को एक कहा गया था। तो क्योटो बनने का मतलब ये नहीं है कि काशी, काशी नहीं रहेगी। क्योटो बनने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जापान वालों की तरह से सेल्फ सेंटर्ड आत्मनुशासित हो जाएगा, तब वो चीज़ हो पाती है। तो जब तक व्यक्ति जापानी नहीं बनेगा, जापान के कल्चर को, वहाँ की जो उनका नेचर है, काम के प्रति, अपने प्रति ईमानदारी, वो नहीं लाएगा, तब तक क्योटो नहीं बन सकता। क्योटो का मतलब ये है कि साफ-सुथरा शहर। तो ये तो एक मोदी जी भी नहीं कर सकते, हम आप भी नहीं कर सकते, ये तो नागरिकों का नैतिक धर्म है। अगर सफाई हो गई और सफाई होने के बाद नगर निगम के द्वारा हम कूड़ा सड़क पे फेंकते हैं, तो सफाई नहीं हो सकती। तो अ, बनारस का स्वरूप तो हमेशा बनारस राण साण सी सीढ़ी और मंदिर, गलियाँ, यही बनारस को देखने लोग आते हैं। अगर ये नहीं रहेगा, तो बनारस फिर कलकत्ता और दिल्ली जैसा ही शहर हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम बनारस की जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको कैसे संजो के रखें। जैसे बीच में भारत कला भवन में महादेवी वर्मा की पेन रखी हुई है, सुमित्रानंद पंतन की दवात रखी हुई है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। चीज़ें हम काशी को बम्बई नहीं बना सकते, काशी, काशी ही रहेगी। तो कुछ इसका विरोध भी हुआ है। लेकिन मैं ये कल्पना करता हूँ और आशा करता हूँ कि काशी की जो विरासत है, उसको बचाए रखते हुए विकास का कार्य हो तो ठीक है, क्योंकि अगर हमारी जड़ें नहीं रहेंगी, तो पत्ते तो अपने आप सूख जाएँगे। जी, नमस्कार सर, एक और सवाल था हमारा रोहित जी का ही था जी। और प्रांशु जी का भी था कि जो विकास की जो चीज़ें चल रही हैं पूरे काशी में, हुँ, उसको लेकर क्या आम लोगों में क्या राय है? और वो इस नए विकास को किस हिसाब से देखना चाहते हैं? क्योंकि विकास जब आता है तो तकनीकें लाता है, बहुत सारे तरह के अपने साथ अवगुण भी लाता है, जो आधुनिक हुँ, विकास आता है। हुँ, तो क्या काशी के लोग, काशी का समाज, काशी के की परंपरा इस जो नकारात्मक आधुनिकता के साथ जो चीज़ें आती हैं, उनको कोऑपरेट करके वो जीना सीख जाएगी या उससे काशी के अस्तित्व पे चोट लगने वाली है? दूसरी और एक सा सवाल था कि काशी के जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, हुँ, हुँ। तो उसको लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर की और तक लोगों के या उसके चीज़ें सही हो रही है, इसको लेके आम लोगों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत बेहतर मीडिया के द्वारा बहुत चीज़ें जो दिल्ली तक छन कर आती है, लोगों तक छन कर जाती है, हुँ, वो काशी के बारे में माना ये जा रहा है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे विध्वंसक चीज़ें हो रही है, विकास की हुँ। जगह वो काशी को कहीं न कहीं तो क्या सच्चाई आप चूँकि काशी में रहते हैं, काशी का आप पत्रकार भी हैं और उन चीज़ों से अवगत होंगे। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सच्चाई क्या है सर? इसमें ये मामला तब उठा था, शुरू हुआ था जब मैं खुद महामंत्री था काशी पत्रकार संघ का और जब ये शुरुआत हुई थी, तो वहीं पर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमसे इजाज़त माँगी थी और वो जब पूरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि भई क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें क्या है कि उस गलियों में
जो पुराने लोग रहते थे, वो सब वहाँ से हट गए और उसमें जो लोग रह रहे हैं, वो या तो किराएदार हैं या कब्ज़ा किया हुआ है और उनको हटाया जा रहा है। ऐसे में अच्छा उनको अच्छी खासी रकम भी दी जा रही है। तो उसमें 2 मत था। एक तो जो विरोधी दल था, उसने तो हथियार बनाया उस मामले को और जो वहाँ के रहने वाले थे, उनका ये कहना था कि हम लोग यहाँ अब रहते नहीं हैं और उनको ये लग रहा था कि हम ये खाली हो जाएगा तो जो पैसा मिलेगा तो हमको मिलेगा। तो उनको 2 तरह से लाभ हुआ। एक तो उनको अपनी ज़मीन का उस मकान का पैसा मिल गया बहुत अच्छा पैसा मिला। दूसरा जो कब्ज़ा था वो अवैध कब्ज़ा था वो हट गया। तीसरा ये था कि अब वहाँ गलियों में हालाँकि वो गलियाँ थीं और उसमें मंदिर का सुंदरीकरण करने की उनकी योजना है, तो उसका अच्छा खासा विरोध भी हुआ था। लेकिन वो उनकी जो महिलाएँ आई थीं, उनसे हम जब पूछा तो उन्होंने यही कहा कि अ, हम लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, जो रहते हैं वो या तो कब्ज़ा किए हुए हैं या वो किराएदार हैं। अब वो 10, 15, ₹20 महीने का जो किराया उनका मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। तो इसमें जो वहाँ के रहने वाले थे उनको लाभ भी हुआ, अच्छी खासी रकम मिली उनको। और अभी मिड डे के संपादक आए थे, मेरे साथ उन्होंने भ्रमण भी किया। उस पूरे एरिया का पूरा साफ हो गया है। तो अब दूर से अब ये योजना सरकार की है, इसमें जनता विरोध भी नहीं ज़्यादा कर सकती है। लेकिन लोगों को पैसा भी अच्छा मिला है। तो दोनों चीज़ें हैं उसमें कि जिसका जिसका नुकसान हुआ उसके लिए विरोध है और जिसको लाभ हुआ उसके लिए अच्छी बात है। सर एक और सवाल था, चूँकि काशी में बुनकर और बनारसी साड़ी का बहुत बड़ा और हब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा हब काशी और काशी का क्षेत्र है। हुँ, तो कोरोना के कारण इस क्षेत्र पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। बहुत बड़ा। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार और जो पूरा का पूरा जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे उससे निपट सकते हैं सर? देखिए कोरोना से तो बहुत नुकसान हुआ है, खासकर मध्यम वर्ग का और उससे नीचे वाले वर्ग का, क्योंकि सबकी रोज़ी-रोटी खत्म हो गई है। रोज़ जो कमाने वाले थे, उनके साथ स्थिति ये है कि अब वो कब खड़े होंगे अपने पैरों पर। लेकिन और अभी जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, उनकी वजह से शायद ये लॉकडाउन और बढ़े। लेकिन लोगों ने अब थोड़ा-सा अपने को एडजस्ट कर लिया है, लेकिन समस्या तो है, खासकर मिडल वर्ग के लिए और उससे छोटे वर्ग के लिए। और बुनकर भी प्रभावित बहुत व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ है। इसको खड़े होने में समय लगेगा। तो ये तो एक आपदा ऐसी आई है जिस पर कि किसी का बस भी नहीं है और ये एक ऐसा शत्रु है जो अदृश्य है, दिखाई भी नहीं पड़ता और इसका एक हम लंका पे रहते हैं, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो अ, महीने भर से घर से नीचे नहीं उतरे हैं। ये खौफ है इस कोरोना का। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सरकार जो पैकेज दे रही है, वो पैकेज कैसे पहुँचता है, किस तरह से पहुँचता है, सही जगह पर सही तरह से पहुँचता है नहीं, ये सरकार का काम है, उसकी मशीनरी का काम है ताकि जो पैसा जिसके एवज़ में दिया जा रहा है उसको पहुँचे। वो ना हो राजीव गांधी के समय वाला कि ₹1 दिया जाता है तो उसका 90 पैसा गायब हो जाता है, 10 पैसा ही पहुँचता है। वो स्थिति ना हो, सरकार को ये देखना चाहिए कि संकट तो बहुत बड़ा है और इस संकट से उबरने के लिए अभी साल भर से ज़्यादा समय लग सकता है। सर अंतिम सवाल था हमारा चूँकि हम लोग काशी फाउंडेशन बेसिकली काशी के प्रचार-प्रसार काशी के बाहर करने के लिए हम लोग काम कर रहे हुँ, हैं। हुँ, तो आपको क्या लगता है कि नई पीढ़ी को काशी से कैसे जोड़ा जाए? एक सबसे बड़ा जो बैरियर उसमें है लिंग्विस्टिक बैरियर है, भाषा की बात है। हुँ, हुँ, और हुँ, काशी सिर्फ़ काशी विश्वनाथ के अलावा वहाँ पे सारनाथ भी है और एक बृहद संस्कृति वाला क्षेत्र है वो। हुँ, तो आपको कैसे लगता है कि इस चीज़ों से युवाओं को जोड़ा जाए और इस उस हो सके तो इस कारण से उस क्षेत्र में ऑलरेडी रोज़गार के और अवसर बढ़े या भारत को जानने में और लोगों को बेहतरी होगी? एक मिनी भारत चूँकि काशी है, तो हुँ। इसलिए भी कम से कम जीवन में एक बार काशी जाने का लोगों भार कम से कम भारतीयों को जाना चाहिए। तो आप किस हुँ। प्रकार देख रहे हैं कि जो नया मध्यम वर्ग या जो नया भारत है, वो काशी से क्यों जुड़े और कैसे जोड़ा जाए उनको सर? देखिए उसके लिए सबसे बड़ा तो पहले आपको मैं साधुवाद दूँगा कि आपका जो ये प्रयास है, ये उस दिशा में एक कदम है। क्योंकि पहल कौन करता है ये सबसे बड़ी बात होती है।
आपने ये सोचा, ये समझा कि इस चीज़ को करना चाहिए और निश्चित रूप से ये निश्चित निश्चित रूप से ये जो आप काम कर रहे हैं, ये एक बहुत दूरदर्शिता वाला काम है। इसको आप अगर लगातार करते रहें, क्योंकि जब हम किसी को समझेंगे नहीं, चर्चा नहीं होगी तो हम जानेंगे भी नहीं। चर्चा होने से ही हम किसी के बारे में हमारे अंदर उत्सुकता पैदा होती है। तो जहाँ संवाद खत्म हो जाता है, वहाँ फिर सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो आपने एक संवाद का ज़रिया बना के रखा हुआ है और काशी के लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको काशी से लगाव है, काशी के बारे में जानते हैं और काशी को उन्होंने लंबे समय तक देखा है, महसूस किया है और उनको जोड़ के चलेंगे, तो जो आपके व्यूअर्स हैं, जो सुनने देखने वाले हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से उत्सुकता पैदा होगी कि ये अच्छा है, काशी ये भी है। क्योंकि मैं विद्यापीठ में कक्षा पढ़ाता भी हूँ पत्रकारिता में। तो एक दिन मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी को जानते हैं? तो शायद 1-2 विद्यार्थी ने हाथ उठाया। तो ये बहुत बड़ा संकट है कि आप पत्रकारिता की में डिग्री ले रहे हैं और आपको पत्रकारिता में जो स्तंभ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आपका ये जो प्रयास है, पहला कदम यही है आपका कि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, तो वो बात आगे मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो आपने वो काम किया है, तो ऐसे लोगों को जोड़ के चलिए, संवाद बनाए रखिए और काशी में इतना कुछ है, अभी तो आज की इस वार्तालाप में समय कम है, नहीं तो काशी तो एक-एक शब्द, एक-एक मोहल्ले को उठाएँ तो पूरा उसमें डिस्कशन हो जाएगा। तो बहुत बड़ा काशी का स्वरूप है, बहुत गहराई इसके अंदर है, बहुत ऊँचाई भी है और बहुत फैलाव भी है। तो काशी को समझने के लिए काशी को जीना पड़ेगा और काशी के संवाद को आप जैसे दूर तक ले जा रहे हैं, आपके आज के इस कार्यक्रम को बहुत दूर तक लोगों ने देखा होगा, तो निश्चित उनमें एक उत्सुकता पैदा होगी कि अच्छा जो जो कुछ मैंने 2-3 घटनाएँ आपको बताई हैं, तो उससे उनको लगेगा कि नहीं ऐसे भी लोग काशी में हैं, कि जिनको देखने पे तो लगेगा आपको कि साधारण व्यक्ति हैं। विवेकानंद यहाँ घूमा करते थे, रवीन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आके रहा करते थे। तो उन लोगों ने यहाँ आकर के काशी को जिया है। रविदास, तुलसीदास कबीर, तो ऐसे लोगों ने क्यों काशी को चुना, ये अपने आप में प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपकी चर्चाओं से जो आप संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनसे मिल जाएगा लोगों को। जी। धन्यवाद सर। और मैं चलते-चलते मैं आपने जो ये कार्यक्रम किया है, वो उसकी सार्थकता कितनी है, उसको मैं 2 पंक्तियों में बता रहा हूँ। एक शायर की गज़ल है कि उसकी लाइनें हैं कि अगर बहनें नहीं होगी, तो राखी कौन बाँधेगा? और बड़े बूढ़े नहीं होंगे, तो पगड़ी कौन बाँधेगा? तो नई पीढ़ी को पगड़ी ग्रहण करने की ज़रूरत है। वो पगड़ी संस्कार की है, उनके उज्ज्वल अतीत की है, अपने गौरवशाली इतिहास की है और भविष्य की बुनियाद की है। तो ये आप जो पगड़ी नौजवानों को, नई पीढ़ी को पहना रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत साधुवाद देने वाला काम है। बहुत-बहुत आप लोगों को बधाई। सर हमारा भी मानना है कि इस देश और इस राष्ट्र की जो परिकल्पना आर्यावर्त से लेके न्यू इंडिया तक है, हुँ, काशी उन सारे चीज़ों को अपने आप में समेटा हुआ है। उसमें आर्यावर्त भी दिखता है, उसमें भारत भी है, उसमें हिंदुस्तान भी है, उसमें इंडिया हुँ, भी है, उसमें न्यू इंडिया भी है। हुँ। और हम उस मिनी इंडिया को लेकर आगे निश्चित आप लोगों की प्रेरणा से उस शहर के लिए, उस भारत की आत्मा के लिए, उस भारत की मिनी इंडिया को देश तक और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भारत क्यों सांस्कृतिक राष्ट्र है और क्या भारत की संस्कृति है वास्तविकता में। नहीं, अब बनारस तो इस समय भारत ही नहीं है, मिनी भारत अब तो मिनी विश्व हो गया है। यहाँ पर कोई ऐसा देश नहीं जिसके लोग यहाँ पे मोहल्ले-मोहल्ले में ना रहते हों। हाँ, और संगीत सीखने के लिए तो यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन और कहाँ-कहाँ से लोग ऑनलाइन संगीत सीख रहे हैं। तो ये पूरा विश्व ही काशी में सिमट आया है। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और डॉक्यूमेंट्री के थ्रू या और भी जितने आधुनिक तरीके से हो सकता है, हुँ, हम युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम इस मुहिम में सफल होंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और डॉक्यूमेंट्री तो आपकी हमेशा अमर रहेगी, वो मिलनी मुझ क्योंकि ऐसे लोग अब नहीं रहेंगे बाद में कि जो आपको मिल पाएँ। बिल्कुल सर, मैं जी। संकेत जी को से निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम को वाइंड अप करें और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें।
संकेत शायद कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आयुष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मोहब्बत की बात करता हूं, मैं शहर बनारस हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने कम समय में इतनी सार्थक चर्चा, और वो भी एक ऐसे जगह की जो अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। सर, मैं काशी फाउंडेशन के सभी सदस्यों की तरफ से आज के व्याख्यान में जुड़े अतिथियों की तरफ से आपका आभार और अभिनंदन करता हूं सर। आपके व्याख्यान में एक एक शब्द सर ऐसा लगा कि सर आपने बनारस का एक एक पल जिया है। सर पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, और भविष्य में भी हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे उसकी आकांक्षा करता हूं। जब सर स्थिति सुधार हो जाएगी सर, तो हम लोग बनारस आएंगे और आपसे जरूर मिलेंगे। पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत स्वागत है, आप आइए बनारस, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मेरा वोडाफोन से चल रहा है क्या, इसलिए आपका नेट खराब किया तो होगा। काट दो कनेक्शन, वाईफाई से चलाओ, नेट मेरे चलाओ, मुझे चला के आप जाओ। संगीत का नाम भूल गए थे, सब गीतकारों का नाम लिखा था, पर संगीत का तुम जो याद दिलाने लगी तुम के में। मेरे से नेट से अपना डाटा मत ऑन करना, चलाई मैं जवाब नहीं जाओगे। कोई एक है मेरा पास के लिए